हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे भाई आपके टेरिटोरियल आर्मी के फुल मॉक टेस्ट, साथ ही साथ में प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। आज हम लोगों ने लिया आपकी दो मैराथन सेशन, जिसमें एक मैराथन था भाई आपका 2.5-3 घंटे का, जिसमें हम लोगों ने जीके और करंट अफेयर्स की डिस्कशन की। ये आपके जितने भी मैंने मिनी मॉक टेस्ट पुराने किए थे वो सारे के सारे कंपाइल करके आपकी रिवीजन पर्पस के लिए आपको एक जगह पे इकट्ठे करके आज प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे जनरल साइंस, वो 1000 से ऊपर बच्चे देख चुके हैं भाई साहब। तो ये हमारी आज की लास्ट एंड फाइनल क्लास है आपके टेरिटोरियल आर्मी के लिए, क्योंकि आपका कल भाई साहब पेपर है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस मॉक टेस्ट में हम लोग कोशिश करेंगे इसमें क्या आपका फाइनल एग्जाम में सेम इट इज आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे इसमें जीके के हम लोग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 10 होंगे और उसमें रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन आज नहीं होगी, मैं फिर से बता रहा हूं। आज मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, क्योंकि जैसा आपका पेपर कल है तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर साथ में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जितने भी पोर्शंस हैं वो सारे मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। चाहे लेक्स हो, अवार्ड्स हो, डैम्स हो, करंट अफेयर वाला पोर्शन हो, वो सभी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेज हैं, सेंसस है, सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की तरह से इस मॉक टेस्ट को हम लोग करेंगे, क्योंकि आपका भाई साहब बड़ा ही क्रूशियल टाइम है ये, तो ये हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के इसमें से 100 में से 85 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, 160, 161, 162 टीए आर्मी के लिए ये पेपर आपका रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब मॉक टेस्ट 3। इस मॉक टेस्ट की जो पीपीटी है भाई लोग, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। क्विकली आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये भी एक बार अच्छे से रिवाइज मार लीजिएगा। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा भाई। ठीक है, चलो पहला आ गया भाई साहब आपका पोर्शन जीके का जनरल नॉलेज, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे 2 नंबर के। ठीक है भाई साहब, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब कि हो गया 40 नंबर का आपका आएगा ये जीके वाला पोर्शन। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, बोला गया है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? क्या ये थार है, गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, या फिर कलहाड़ी डेजर्ट आपको देखने को मिलता है? तो भाई साहब ये डेजर्ट वाला पोर्शन बिल्कुल हम लोग प्रॉपर तरीके से जीके वाले जो सेशंस किए थे उनमें मैं करवा चुका हूं। किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके, जो आज नया है भाई इस क्लास में, तो टेरिटोरियल आर्मी मॉक टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट जाके देखिए। 14-15 वीडियोज हैं उसमें, वो कर लो। आपका मैं 101% श्योरिटी देता हूं आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। वीडियो देख लो, इन्हीं वीडियो से आपका पेपर पूरा का पूरा बनने वाला है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे भाई साहब। चलिए आ जाए अगले सवाल पर। क्वेश्चन सेकंड, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है भाई? ठीक है, गंगा, कोसी, यमुना या ब्रह्मपुत्र? यस, सोरो ऑफ बिहार हम लोग किसको बोलते हैं? कोसी को। क्लियर है भाई साहब, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम आपका हो जाता है हमारे पास गंगा। क्लियर है भाई, याद रखना है आपने। क्लियर है, चलो अब चलते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या डलहौजी? कौन था आपका भाई साहब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो आपका था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है भाई साहब, वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर है, वॉरेन हेस्टिंग ये आपका कौन था भाई साहब? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर मैं आपसे पूछूं कौन है भाई? यस, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वाइस रॉय की पोस्ट आई थी। यस, तो लॉर्ड कैनिंग था आपका कौन भाई साहब? फर्स्ट वाइस रॉय। क्लियर, याद रखना है आपने, लॉर्ड कैनिंग आपका पहला वाइस रॉय था। और वॉरेन हेस्टिंग आपका कौन था भाई साहब? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। बंगाल की बात करूं तो वो कौन थे आपके पास भाई? बेंटिक। ओके, विलियम बेंटिक। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए यस, आ जाए भाई साहब, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। बैटल ऑफ प्लासी आपकी कब लड़ी गई थी? यस, क्या ये 1757, 1764, 1757, 1857 या 1784? तो आपकी बैटल ऑफ प्लासी जो है ये भाई साहब 1757 के अंदर आपको देखने को मिली थी। 1664 के अंदर आपको बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिली। 1857 के अंदर आपको सिपाही म्यूटनी देखने को मिली। क्लियर है, याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये जो सिपाही म्यूटनी थी, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? ये वीडी, सीडी नहीं, वीडी सावरकर साहब ने।
ठीक है, वीडी सावरकर साहब ने इसको बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवॉल्ट को। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के साथ आपका कौन सा पार्ट डील करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है भाई पार्ट 3 आपका डील करता है अंडर आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36, ठीक है, आर्टिकल 35, ठीक है, 12 से 35 आर्टिकल जो है ये आपका फंडामेंटल राइट के साथ डील करते हैं अंडर पार्ट 3। क्लियर। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, या कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। यस, यहाँ चीफ जस्टिस की बात हो रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विच इंडियन वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2014, 2014 में कौन सा इंडियन था जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये क्या कैलाश सत्यार्थी थे, मलाला यूसुफी थी, अभिजीत बनर्जी थे, अमर्त्य सेन था। तो यस, अगर आपको मैं पूछूं 2024 में आपका पीस प्राइज किसको दिया गया, ठीक है, पीस प्राइज, तो ये कौन था, याद रखना है आपने, ये निहोन हिंडेनक्यू, ठीक है, निहोन हिंडेनक्यू, ये आपका बंदा है जिसको पीस प्राइज कौन सा मिला है 2024 का। तो ये है इसका करेक्ट आंसर आपका कैलाश सत्यार्थी, ठीक है भाई साहब। कौन सा अवार्ड मिला था इनको, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज कौन सा मिला 2014 का जो इनको मिला था वो कौन थे, आपके कैलाश सत्यार्थी जी। अब नोबेल प्राइज होते क्या है भाई साहब, आप सभी को पता है, ये 1901 में स्टार्ट हुए थे। क्लियर, याद रखना है नोबेल प्राइज हमारे कब शुरू हुए, 1901 में शुरू हुआ, अल्फ्रेड बी नोबेल के नाम पे, ठीक है। ये 6 फील्ड्स में आपके दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारी जो पीस में किसको मिला था भाई साहब, मैंने अभी आपको क्या बोला, 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी जी को। उसके बाद हमारा लास्ट कौन सा था जिसको हमारे यहाँ पे मिला था, अभिजीत बनर्जी जी, अभिजीत बनर्जी जी को कब मिला था, 2019 में मिला था, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ये आपको याद रखना है। अब मैं अगर बात करूँ अमर्त्य सेन जी की, ठीक है, अमर्त्य सेन जी को मिला था 1998 में, किसमें, 1988 में मिला था इनको, किसमें, इकोनॉमिक्स में। अगेन क्लियर, याद रखना है आपने, अमर्त्य सेन जी को भी इकोनॉमिक्स में मिला था 1998 में। पहला कौन था जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो वो थे लिटरेचर में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। देन सीवी रमन जी को मिला था 1930 के अंदर। क्लियर, ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए पीस प्राइज के रिगार्डिंग। क्लियर, चलो 8th क्वेश्चन देखिए, विच अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन लिटरेचर, लिटरेचर में एक्सीलेंस के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये आपसे पूछा है। क्या ये आपका पद्मश्री है, जननपिथ अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, कौन सा ये अवार्ड है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई साहब 1 by 1 अगर बात करें, पहले आ जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड की। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका किसके लिए मिलता है भाई साहब, ये आपका लिटरेरी ऑनर होता है। क्या होता है, लिटरेरी ऑनर होता है, जो आपका साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है भाई साहब। ये राइटर्स को कन्फर्स करता है जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक पब्लिश हुई हो 24 लैंग्वेजों के अंदर, ठीक है, याद रखना, ये हमारा किसके लिए होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, उसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड कौन सा होता है, ये हमारा 1985 में इंस्टीट्यूट किया गया था। कब किया गया था, 1985 में इंस्टीट्यूट किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि भाई साहब स्पोर्ट्स कोचिंग में जो एक्सीलेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसमें कैश प्राइज मिलता है 15 लाख का, और ब्रॉन्ज स्टैच्यूट मिलता है द्रोणाचार्य जी का, जो यहाँ पे ऑनर दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई कौन सा भाई, यहाँ दैट इज अवर जननपिथ अवार्ड। जननपिथ अवार्ड कौन सा होता है भाई आपके पास, तो यही है वो आपका अवार्ड जो आपकी लिटरेचर में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, दैट इज जननपिथ अवार्ड। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट में अगर बात करूं आपसे पद्मश्री की, तो पद्मश्री अवार्ड कौन सा होता है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये, 4th हाईएस्ट, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है भाई हमारे पास, दैट इज भारत रत्न, ओके, भारत रत्न हमारा होता है सबसे पहला अवार्ड। क्लियर। दूसरा कौन सा होता है भाई हमारे पास, दैट इज पद्म विभूषण, याद रखना है आपने, पद्म विभूषण आपका सेकंड है। थर्ड आपसे बोला जाए तो पद्म भूषण, ओके, पद्म भूषण आपका है, दैट इज थर्ड। 4th वन आपका हो जाएगा पद्मश्री। ये आपको अवार्ड्स याद रखने हैं, हमारे ये सिविलियन अवार्ड होते हैं, ठीक।
चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। वॉट वॉज इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? सेंसस 2011 की जो पॉपुलेशन थी क्या थी? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया हमारे इंडिया की पॉपुलेशन। क्या ये 1.2 बिलियन थी, 1.3 बिलियन थी, 1 बिलियन थी, 1.4 बिलियन थी? तो ये आपकी 1.2 बिलियन आपको देखने को मिली मेरे भाई। क्लियर है? डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सेंसस आपको मैंने बड़े प्यार से सारी चीजें समझा रखी हैं। ठीक है। विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? हाईएस्ट पूछा गया है तो कोई भी चीज हो, सेक्स रेशियो है, लिटरेसी रेट है, सबसे हाईएस्ट कौन है भाई हमारे पास? केरला। क्लियर है? याद रखना है आपने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज केरला। क्लियर? चले, नेशनल डिफेंस डे, एनडीए डे, नेशनल डिफेंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? नेशनल डिफेंस डे हमारे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये जनवरी 12 को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? क्या ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? क्या ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? या फिर ये मार्च 3 को सेलिब्रेट किया जाता है? तो यस, इट्स मार्च 3। ठीक है भाई साहब। 12 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? दैट इज यूथ डे, नेशनल यूथ डे। 26 जनवरी को हमारा क्या होता है भाई? दैट इज रिपब्लिक डे। क्लियर? क्या होता है? रिपब्लिक डे। अब सभी डेज मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे? आपने मुझे बताना है 28 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है ये। क्लियर है? याद रखना, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। यस, क्विकली। चलें, तब तक अगला सवाल करते हैं भाई लोग। व्हेन इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब ऑब्जर्व करा जाता है? जून 5 को, जुलाई 11 को, मई 1 को, या फिर दिसंबर 7 को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे? तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आपका दिसंबर 7 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपसे आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग भाई, तो ये सभी को पता होगा 15 जैन को। क्लियर है? याद रखना है। अब मैं बोलूं आपसे नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? यस, दैट्स ऑन 4th ऑफ दिसंबर को। ओके। एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है भाई? ठीक है, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है भाई? तो दैट इज ऑन 8th ऑफ अक्टूबर। क्लियर है भाई? अब मैं पूछूं आपसे टेरिटोरियल आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है भाई? तो आपका एयरफोर्स के अगले दिन। ठीक है, 9 अक्टूबर। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये भी आपको याद रखने हैं मेरे भाई। क्लियर? विच डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कावेरी? रिवर कावेरी के ऊपर कौन सी डैम बनी हुई है जो आपके तमिलनाडु के अंदर है? क्या ये भवानी सागर डैम है, कृष्ण सागर डैम है, मैट्योर डैम है, या तुंगभद्र डैम है? तो आपका ये है मैट्योर डैम। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डैम्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं भाई। ठीक है, चलिए। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? सेकंड लार्जेस्ट डैम इंडिया की कौन सी है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है भाई साहब। पहली चीज टहरी डैम। टहरी डैम कौन सी होती है आपके पास भाई साहब? हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, ये आपकी हाईएस्ट डैम है। कौन सी? टहरी डैम। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? यूके के अंदर, भागीरथी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सेकंड लार्जेस्ट डैम, तो ये है आपका भाखड़ा नंगल डैम, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? डल लेक, वुलर लेक, चिलिका लेक, या फिर आपके पास है लोकटक लेक? यस, तो इट्स अवर वुलर लेक। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। लेक्स के बारे में बड़े प्यार से हम लोगों ने लास्ट जीके वाले मैराथन में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं भाई साहब। ठीक है, तो वहां जाके आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इन विच स्टेट इज सांबर लेक लोकेटेड? सांबर लेक आपकी कौन सी स्टेट में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश? तो सांबर लेक आपकी राजस्थान में है भाई। क्लियर? चलो। सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोणार्क सन टेम्पल की बात की थी हम लोगों ने भाई, जब टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था सन गॉड के लिए ये सन टेम्पल बनाए जाते हैं। तो ये जो आपका सन टेम्पल है कोणार्क का, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया है भाई बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल आपका जो है ये किस स्टेट में है? ये तो आप सभी को पता ही है, तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलता है। किस डेटी के ऊपर है, कौन से भगवान के लिए, ये आपसे यहाँ पूछ लिया, तो ये आपके शिवा भगवान के लिए। क्लियर है? गॉड शिवा। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 19, विच इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2024 टू इनहेंस ज्वाइंट कम्बैट कैपेबिलिटीज विद यूएस आर्मी? यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए साथ हमारी जो कॉम्बैट एबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए हमने 2024 में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की। वो कौन सी थी? तो इट्स युद्ध अभ्यास। ठीक है भाई, याद रखना है युद्ध अभ्यास। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, विच इंडिजीनियस फाइटर जेट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन एन इंटरनेशनल एयर शो इन 2024? कौन सा इंडिजीनियस फाइटर जेट है इंडिया का भाई
जिसने हमारा इंटरनेशनल एयर शो 2024 में जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये है एलसीए तेजस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपके हो गए जीके के 20 क्वेश्चन, तो ये इससे आपके हो गए 40 मार्क्स। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन इज टू 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में से आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग अपना आराम से इज्यूम करके अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जनरल साइंस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। आप जनरल साइंस 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो हो गया ये 30 नंबर की जो आपका पोर्शन है जनरल साइंस वाला। चलो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन ने पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, हाँ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, बताइए। क्या ये स्पीड, वर्क, पावर या वेलोसिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी आपके पास कौन सी है भाई? इट्स ऑप्शन है डी। तो भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। तो जनरल साइंस की जो मैराथन सेशन जिन बच्चों ने नहीं देखा वो मिस आउट नहीं करना, ठीक है। उसमें जो आपके स्टार्टिंग के 45 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने अभी तक नहीं करे हैं, वो मैंने नए वाले डाले हुए हैं कंपाइल करके, वो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट आपसे पूछ ली गई है, क्या होती है? पास्कल, न्यूटन, जॉल या वॉट? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की आपको यूनिट, एसआई यूनिट क्या देखने को मिलती है भाई साहब? पास्कल। न्यूटन अगर मैं पूछूं आपसे तो किसकी होती है भाई? इट्स फोर्स, ठीक है। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। अब मैं अगर आपसे पूछूं जॉल किसकी होती है, तो वर्क एंड एनर्जी की, ओके, वर्क एंड एनर्जी, ओके, वर्क एंड एनर्जी की आपको क्या देखने को मिलती है भाई साहब? दैट इज जॉल। अब वॉट अगर मैं पूछूं आपसे तो वॉट किसकी होती है? यस आप सभी को ये पता है भाई साहब, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। जब लाइट एक जगह से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो जो बेंड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज रिफ्रैक्शन, क्लियर। चलो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाई। पास्कल, ब्योल, न्यूटन या वॉट? तो फोर्स की एसआई यूनिट अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर ली थी वैसे, तो ये आपके पास क्या है भाई साहब? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे दैट इज रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस की आपकी क्या होती है एसआई यूनिट भाई? रेजिस्टेंस, तो यस इट्स ओम, ओके, याद रखना है आपने, ओम होती है हमारे पास रेजिस्टेंस की, क्लियर। वॉट अभी मैंने आपको बोला था वॉट किसकी होती है, तो ये सभी को पता है भाई, इलेक्ट्रिक पावर की, क्लियर। इलेक्ट्रिक पावर की आपको वॉट देखने को मिलती है एसआई यूनिट, क्लियर। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं जो आपको पता ना हो। टेम्परेचर आपका सेल्सियस एंड केल्विन, ओके, ये आपको पता ही है। बाकी वोल्ट, ये जो आपका वोल्ट है ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जनरल साइंस वाले पोर्शन में मैं आपको सारी चीज़ें करवा भी चुका हूं मेरे भाइयों, क्लियर है। चलो, विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस? कौन सी गैस है जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर आपके पास है भाई साहब सल्फर डाइऑक्साइड? तो ये आपका है भाई साहब नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास है लाफिंग गैस। द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, जो अटोमिक नंबर होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करके बताता है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन कितने हैं, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो ये हमें बताता है भाई साहब प्रोटॉन्स का, क्लियर है भाई साहब, कौन? एटॉमिक नंबर, क्लियर। एटॉमिक मास इज डिफरेंट थिंग, क्लियर। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? 0, 7, 14 या 1? तो पीएच जो आपका न्यूट्रल होता है वो आपको 7 देखने को मिलता है, ठीक है भाई साहब। पीएच वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट होता है तो 14 तक जाता है, ठीक है, 1 to 14। ये आपका आ गया 7, तो 7 जो आपको देखने को मिलता है ये क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है, क्लियर, याद रखिएगा। 1 से 7 वाले आपके एसिडिक होते हैं नेचर में, ओके। तो 7 से 14 आपके पास क्या होते हैं भाई? बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, क्लियर है, याद रखना ये भी आपको भाई, क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट के अंदर कौन सा है मोस्ट अबेंडेंट यहाँ पे एलिमेंट? तो वो आपको कौन सा देखने को मिलता है भाई? ऑक्सीजन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। विच ऑफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट? हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट है भाई साहब जो ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है? क्वेश्चन 29। क्या ये सेरिब्रम है, क्या ये सेरिबेलम है, क्या ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है या थैलेमस है?
तो यस इट्स मेडियला ऑब्लिंगेटा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमारी जो है भाई साहब हार्ट रेट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? पैनक्रियाज, लिवर, थायराइड या फिर स्लाइवरी ग्लैंड? कौन सा होता है ग्लैंड आपका सबसे लार्जेस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो वो है आपके पास दैट इज ऑप्शन बी, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। क्लियर? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है भाई? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस। यस, विटामिन सी। तो विटामिन सी की जो आपके पास यहाँ पे डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी आपको देखने को मिलती है, दैट इज स्कर्वी, ऑप्शन बी। क्लियर? द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं भाइयों? एलोवियली कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो इट्स नेफ्रॉन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाली है आज, क्योंकि आपका ये जल्दी में आपका एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ। बाकी आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड ये करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है आपके पास? इथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन? तो इट्स ऑप्शन सी, दैट इज मीथेन। मीथेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर कॉल्ड एज हीट वेव्स? इनमें से कौन सी वेव्स हैं जिनको आप लोग हीट वेव्स कहते हैं? यूवी रेज को, एक्स रेज को, इंफ्रारेड रेज को या माइक्रोवेव्स को? तो यस इट्स इंफ्रारेड रेज। ओके, इंफ्रारेड रेज को हम लोग क्या कहते हैं? हीट वेव्स कहते हैं। What is the boiling point of water at standing atmospheric pressure? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या रहता है? 90 डिग्री सेल्सियस रहता है भाई साहब, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है भाई साहब, या फिर आपको 110 डिग्री सेल्सियस रहता है भाई, या फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है बताओ मेरे भाई? तो ये आपके पास क्या रहता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे जो जनरल साइंस के थे भाई साहब 15 क्वेश्चंस, 15 इंटू 2 कर लो तो आपके हो गए 30 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स के हो गए हमारे जनरल साइंस, 40 मार्क्स के हम लोगों ने किए जीके वाला पोर्शन। तो ये आपका हो गया 70 मार्क्स का पोर्शन। तो 70 में से आपने कितना स्कोर किया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब चलते हैं भाई अगले पोर्शन की तरफ, आपके जो आपका है भाई साहब मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स के पोर्शन में मैंने कुछ आपके पुराने क्वेश्चंस डाल रखे हैं और कुछ आपको यहाँ लास्ट में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन 50 आपका रहने वाला है मैथ्स पोर्शन का और रीजनिंग पोर्शन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? अ प्रोडक्ट कॉस्ट 2400, इट इज सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहां पे आपसे पूछा क्या गया भाई साहब? आपको क्या बताना है कि सेलिंग प्राइस यहां पे आपसे क्या होने वाली है। पहले देख लेते हैं गिवन चीजें हमारे पास क्या है। सीपी आपको दे रखा है, सीपी कितना है हमारे पास? 2400 रुपया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंट की, तो यस ये भी आपको दे रखा है कितना? 10%। अब आपसे पूछा क्या है भाई साहब? एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, ये होता है आपका एसपी का फॉर्मूला। ठीक है, तो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी कितना दिया है? 2400 गिवन है ये हमारे पास, इंटू 1 प्लस 10/100, यही हमारे पास गिवन है भाई साहब। तो दैट सिंप्लीफाइज दैट 2400 इंटू, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे 10, तो ये आपका हो जाएगा 0.1। ठीक है, 1 प्लस 0.1, तो दैट इक्वल्स टू 2400 इंटू 1.1। ठीक है भाई साहब, ये मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 2640। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर है भाई साहब? ये आपका एसपी सीपी का क्वेश्चन था, जहां आपको डायरेक्टली एसपी पूछा गया था, सीपी आपको गिवन थी, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन थी, तो सिंपली आपने फॉर्मूला पुट करना था, आंसर आपको इजीली मिल जाता भाई मेरे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 37 देखिए, यहां बोला गया है शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग इन आर्टिकल फॉर 720 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहां बोला गया है कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी गई, ऊपर क्या था? एसपी पूछी थी, यहां आपसे सीपी पूछ ली है। सिंपल, यहां पे सीपी निकालने का पहला फंडा आपको क्या होना चाहिए कि सीपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सीपी हम लोग कैसे निकालते हैं? एसपी, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास गिवन क्या है? एसपी दे रखा है हमें भाई। ठीक है, एसपी कितना दिया हुआ है? 720 दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है भाई हमें, बिल्कुल दे रखी है, कितनी? 20% दे रखी है। तो यही दो चीजें चाहिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए, एसपी कितना है? 720 गिवन है भाई, अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20/100।
क्लियर, ये गिवन था। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, तो ये सिंप्लीफाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा भाई साहब, CP दैट इज 720 अपॉन 1 प्लस 0.2। तो ये हम लोग काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। क्लियर है भाई साहब, ये पॉइंट हटा दो तो ऊपर ये कर दो क्या आप लोग, 0 लगा दो। यहाँ बचा क्या भाई साहब आपका 7200 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये पॉइंट हट गया 0.2 वाला, तो आपका क्या बचा 1, ये 1 और 2 क्या हो गया 12 हो गया। 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72, तो आपका आंसर क्या हुआ 600। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था भाई साहब, बस यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए तो आंसर आपको इजीली हो जाएगा। क्लियर, चलें आ जाएं क्वेश्चन 38 पे। द एवरेज ऑफ नंबर्स इज 25 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4। क्या भाई साहब, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4 व्हाट इज द न्यू एवरेज। यहां बोला गया है एक नंबर है, ठीक है भाई साहब, 6 नंबर्स का नंबर है जिसकी एवरेज हमें दे रखी है 25। अब अगर हम हर एक 6 के 6 नंबर्स को हम लोग बढ़ा देंगे कितना, 4 नंबर, ये 6 के 6 को 4 नंबर से बढ़ा देंगे तो आपकी एवरेज कितनी होगी, आपसे यहाँ पे पूछा है भाई साहब। तो कितना टफ क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है, ये तो मुझे भी नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए इसका। भाई बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई। यहाँ क्या क्या बोला है इन्होंने कि एवरेज हमें दी कितनी है 25, कितने नंबर्स 25 दी है कितने नंबर की, 6 नंबर्स की, और ये 6 के 6 नंबर को हम लोगों ने बढ़ा दिया है 4 से, तो एवरेज भी तो 4 से बढ़ जाएगी ना, क्योंकि भाई साहब टोटल क्या बढ़ा हुआ हमारे पास, नंबर सारे के सारे 4 से बढ़े हैं तो एवरेज भी 4 से बढ़ जाएगी। 25 + 4 इज इक्वल्स टू 29। बच्चों वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगना था, दिमाग लगना था आपका, बचकाना वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। चले आ जाए भाई, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 45। एवरेज का क्वेश्चन आ गया ना आपके पास है, ठीक है भाई साहब। 2 नंबर्स की एवरेज है क्या 45 एंड 1 नंबर इज 50, उनमें से एक नंबर 50 है, व्हाट इज द अदर नंबर। बच्चों वाला क्वेश्चन ये भी, एवरेज आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी 45। क्लियर, समझ आ रही है क्या, एवरेज आपकी गिवन है 45। अब इन्होंने बोला है कि भाई साहब हमारे पास है 2 नंबर्स हैं, क्या ये एवरेज कितने नंबर्स की है 2 नंबर्स की, इनमें से एक नंबर हमें 50 दे रखा है, दूसरा नंबर क्या है वो हमें निकालना है। क्लियर है भाई साहब। अब हमें अगर सम ऑफ नंबर्स निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एवरेज इंटू 2, कितने नंबर्स की थी, ये 2 नंबर्स की थी, तो कितना हो गया 90। 90 में से 50 निकाल लो, क्योंकि भाई साहब ये नंबर हमारा दिया हुआ है, तो माइनस किया हम लोगों ने, हमारे पास आया 40, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 40, तो आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर, कुछ था इसमें नहीं था ना, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये भी आपके पास। क्लियर है, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल रहेगा आपका, तो आपको कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं भाई। क्लियर है, चलो। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 72 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन अ एग्जाम, व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर। तो परसेंटेज स्कोर यहां पे पूछा गया है, तो आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई साहब। पहली चीज, परसेंटेज क्या होता है आपके पास, पार्ट दे रखा होता है आपको, टोटल से आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। पार्ट यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास 72 दे रखा है, तो टोटल कितने में से है 80 में से है, मल्टीप्लाई कितने से होगा 100 से होगा। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है भाई साहब, क्या ही करना था इसको, ये यहाँ से काट दो, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, देन आपका 2 2 ज़ा, देन आपके 36 हो जाएगा, काट दो 18 हो जाएगा, 18 5 ज़ा 90, तो 90% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर निकालो, सिंपल एज इट इज। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। अगला सवाल क्या बोला है, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेज फ्रॉम 500 टू 450 व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज यहां पे आपसे पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। अब परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला आपको पहली चीज ये पता होना चाहिए, चेंज परसेंटेज जो होती है आपकी परसेंटेज डिक्रीज वाली, ठीक है, उसमें आपका क्या फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज वाला, दैट इज चेंज इन वैल्यू, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर आपके पास डिक्रीज हो, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू इनटू आपका हो जाएगा किससे भाई साहब 100 से, ये आपका फॉर्मूला गिवन है। अब ये चेंज हो रहा है ना, 500 में से कितना, 500 से कितना हो गया 450, कितना चेंज आया भाई साहब 50 का, डिवाइडेड ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 500, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, यही तो आपकी फॉर्मूले में पुट होना था। ये दो भी गए, ये दो गए, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, तो 10% का आंसर आ गया भाई साहब, 10% से आपकी ये जो वैल्यू है डिक्रीज हुई है। क्लियर, समझ आया। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 42 देखिए, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी, अगर ए की एज आपकी ट्वाइस है बी के,
देन एंड डिफरेंस इन देयर एजेस इज 12 ईयर्स, फाइंड एज। तो उनकी एज का जो आपके पास डिफरेंस है वो 12 साल है, तो आपको ए की एज यहाँ पे निकालने को बोला है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं भाई लोग, हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, बी की एज को कितना, एक्स, और ए की एज इसके हिसाब से क्या होगी हमारे भाई साहब, क्योंकि भाई साहब ये ट्वाइस है तो 2x, क्योंकि ए बी के 2x हमें दे रखा है। तो अब गिवन में हमें पास क्या आ गया भाई साहब, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास डिफरेंस दे रखा है ना कि x और 2x कौन है, a और b, इन दोनों की एज डिफरेंस कितना है, 12, ये हमें दे रखा था भाई साहब एज इट इज। क्लियर, हमने कुछ यहाँ पे फंडा नहीं किया है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई साहब, एक्स, 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 2x में से एक x गया तो कितना बचा, एक x बचा, एक x इक्वल्स टू 12 आ गया हमारे पास। अब यहां बोला क्या था भाई साहब, यस, तो 12 आपके पास आंसर आ गया। 12 एज किसकी पूछी गई थी, ए की एज पूछी है। एज कितनी होगी, 12 इंटू 2, क्योंकि भाई साहब ये बी के डबल है, तो आपका हो गया 24 साल का ए। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ रही है। चलो अब चलते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है भाई साहब, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। अ कार कवर्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कोई ये कार है जो आपका 240 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटों में, उसकी स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। सिंपली आपको यहां पता होना क्या चाहिए भाई साहब, स्पीड पूछी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा पूछा गया है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर किया है, 240 किया है, टाइम कितना लगा है, 4 घंटे लगे हैं, हो गया आपका क्वेश्चन 4 1 जा 460 जा, तो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका यहां पे बोला गया है भाई साहब। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या था यहां, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड। यस, ये जो कन्वर्जन का मसला होता है, ये अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये याद रखना। 1 किलोमीटर पर आर को अगर कन्वर्ट करना है आपने, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आपका गिवन होगा। क्लियर है, 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है अगर आपने, 18 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किलोमीटर पर आर में आपका जवाब मिल जाएगा। ये दो फॉर्मूले कन्वर्जन के दिमाग में डाल के रख लो, रट लो। क्लियर, क्या कर लो, रट लो इनको। क्लियर, चलो अब बात करते हैं किसकी भाई साहब, 90 किलोमीटर पर आर की बात की गई है। 90 किलोमीटर पर आर, इनको अगर हमने किस में करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18। क्लियर है, तो यही होगा आपका आंसर। तो ये 9 1 जा 9 2 जा, ठीक है। नहीं, ये अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, क्या बोला गया था आपसे, 90 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है आपने मीटर पर सेकंड के अंदर। क्लियर है, ये 90 है, 9 नहीं था, ये 90 है, सॉरी। ठीक, तो ये आपका जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स वाला लास्ट जो सेशन था उसमें करवा भी चुका हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको अभी काट पीट नहीं किया। तो ईजी है ये, कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने वाला मसला नहीं है। चलें, आ जाओ भाई क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 में क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। अ सम ऑफ 5000 इज बोरोड, मतलब हमारे पास से क्या दे रखा है यहाँ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 5000। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स हमारे पास और क्या दे रखा है भाई साहब, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ गया, 3 ईयर्स आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है बिल्कुल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, 6% हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इनने पूछा क्या है कि हमें SI निकाल के दो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। SI इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, सिंपल सा आपका फंडा था। तो P आपके पास कितना है, 5000 है, इंटू टी आपके पास कितना है, 3 है, आर आपके पास कितना है, 6 है, डिवाइडेड बाई 100 कर लो। ये भी गया, ये गया, ये भी गया, ये गया, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यस 5 3 जा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5000 ये ना, हाँ 15, 150 इंटू 6 आप करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, दैट इज 900। तो ये आपका आ जाएगा SI, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 46 में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं मेरे भाई। तो चलो करते हैं रीजनिंग के सवालों को भी बड़े प्यार से अच्छे से बताते हैं आपको कैसे हुए हैं ये क्वेश्चन आपके। 46 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, अगली सीरीज हमारे पास क्या होगी ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सीरीज आपकी क्या है, 5 है, 10, 20,
40 एंड नेक्स्ट आपसे पूछी गई है 5 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे 10 हो गया, इंटू 2 कितना हो गया भाई, यहाँ 20 हो गया, इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 40 हो गया, इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज आपसे ही पूछी हुई है, तो आपकी अगली सीरीज 40 हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, प्रीवियस सीरीज को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्लियर, चले। इफ 2 इज टू 8 देन 3 इज टू, अगर 2 से हम 8 ला सकते, 8 से 8 जैसा रिश्ता 2 से है, तो 3 का रिश्ता किसके साथ बराबर हुआ, 2 इंटू 4 हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 कर लो, जो आपका उत्तर आ गया, आपका सही उत्तर वही हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, ठीक, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां बोला गया है अ मैन इज फेसिंग साउथ, यहां पे एक मैन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये एक मैन खड़ा हुआ है, इसका फेसिंग किस तरफ है भाई साहब, आपका साउथ की तरफ। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसने क्या किया भाई, आपका 90 डिग्री यहां से ये मुड़ा क्लॉकवाइज, ठीक है, यहां मुड़ गया ये आपका क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लियर मान लिया। एंड देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां से ये वापस मुड़ा कितना, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मान लिया जी। वेयर इज ही फेसिंग नाउ, अब वो बंदा आपका किस तरफ फेस करके खड़ा है। यस बताएं मेरे भाई, किस तरफ है ये इसका फेस। अभी इन्होंने बोला एक बंदा है जिसने फेस करा हुआ है किस तरफ भाई साहब, साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ तरफ मुड़ा है ये, साउथ की तरफ ये मुड़ के या वहां से चलता है ये आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपका हो गया इस तरफ 90 डिग्री चला है यहाँ, तो ये आपका हो गया वेस्ट साइड में। अब इन्होंने बोला है उसके बाद ये 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ चल दिया, तो ईस्ट की तरफ अब ये मुड़ा है ये बंदा, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी आंसर, करेक्ट आंसर, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर इज कोडेड एज OZODQ, देन बोर्ड इज कोडेड एज व्हाट। इसके लिए आपको ABCD आना जरूरी है, ABCDEFGHINOPQRSTUVWXY एंड Z, ये आपको आना जरूरी है भाई। पूछा क्या है यहाँ पे, पेपर का आपका OZODQ, P कहाँ पे आपके पास, यस P ही यहाँ है, आपसे P से पहले क्या आ गया आपके पास भाई, O, ठीक है, MNO और P, O एंड P, ठीक है भाई साहब। अब आपके पास B यहाँ पे आ गया, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, O के बाद P आया था, तो A के बाद क्या आएगा, B आएगा, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ इसका कोड पहला आएगा आपके पास A, क्लियर है। करते हैं आगे, टेंशन नहीं लेना है। ए का आ गया Z, ए के बाद आपका क्या, ए के प्रीवियस क्या है, ए का प्रीवियस, अब ए का बैक -1 कर लो, ए से -1 किया Z, ठीक है, ओ को +1 किया, +1 -1, देन अगेन P के बाद आपका क्या दे रखा है यहाँ पे भाई, O, ठीक है, +1, E का देन क्या है D -1, R के बाद +1, तो RQ, ठीक है, RQ ने -1 है ये, ठीक है। तो ये आपका कोड चल रहा है। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे B का A, O का आपके पास क्या हो जाएगा भाई, हाँ यस, O का आपके पास क्या है यहाँ पे, ON -1, O -1 N हो जाएगा आपका, ON। A का आपके पास क्या हो जाएगा भाई साहब, Z, ठीक है, A का Z, क्लियर, ए का Z, ANZ कहीं दे रखा है आपको, ANZ दो ऑप्शन से, मतलब B एंड C तो आपका आंसर नहीं होने वाला है। चलो आगे कर लेते हैं, R का ऑप्शन क्या होने वाला है हमारे पास, R, ठीक है, R -1 हम लोग करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई साहब यहाँ पे P, ठीक है, तो दैट इज ANZPC आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर, समझ आई। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की, और दैट इज अवर क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के सेशन का। यहाँ बोला गया है फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट करना है आपको। एक ट्राइंगल दिया है, रेक्टेंगल दिया है, सर्कल दिया है और आपको स्क्वायर दिया है। बताओ भाई साहब ऑड वन आउट कौन सा होगा। तो देखो आपका ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, ठीक है, इन सब में एंगल्स बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं।
बट आपका सर्कल में कोई भी एंगल कहाँ बनाओगे, एंगल सर्कल में आपका एंगल नहीं बनता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये आपके थे 15 क्वेश्चन मैथ्स वाले पोर्शन के। इसी के साथ आज आपका ये जो मॉक टेस्ट था ये हमारा हो गया है कंक्लूड। अब लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ भाई, क्वेश्चन आप लोगों ने देखने कैसे हैं और कल आपका जो पेपर है अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सभी को मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, पहली चीज़ आपने जो करनी है, पहले आप लोगों ने पूरा का पूरा फुल पेपर आप लोगों ने रीड करना है। क्या करना है? फुल रीड करना है आपने पूरा का पूरा पेपर, उस वक्त अटेम्प्ट नहीं करना। देन आप लोगों ने जब फुल रीड कर रहे होंगे, जिस क्वेश्चन में आपको कंफर्म होगा ये क्वेश्चन हमें 100% आता है, क्या आता है 100% हमें ये क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेंगे भाई, सर्कल कर देंगे क्वेश्चन नंबरिंग के ऊपर, टिक नहीं मारेंगे अभी भी आप, ठीक है, सिर्फ सर्कल कर देंगे। रीड करना है अभी, ठीक है। उसी रीड करते वक्त जहां पे आपको श्योर शॉट है ये 100% हमें पता है भाई, इसमें उस क्वेश्चन को आप सर्कल कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको लगेगा भाई साहब 50-50% है, ये क्या है 50-50% है, मतलब ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है या डी हो सकता है, मतलब दो ऑप्शन में जहां पे आपको रिस्क है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर मार्क मार दो। क्लियर है? फर्स्ट रीड में आप लोगों का काम सिर्फ ये होगा। क्लियर है? और जैसे ही आपका हो गया तो आपके जो सर्कल वाले क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट रीडिंग में आपने क्या करना है, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और जो बाकी आपके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने पहली रीड में क्या कर देना है, क्रॉस मार देना है। तो लास्ट रीड में आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है अटेम्प्ट करने की, और आपके जो 50 क्वेश्चन हैं ये 50 के 50 अटेम्प्ट आप लोग करके आओगे, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना भाई। क्लियर? क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आपके पास एक बड़ा ही एज पॉइंट हो जाता है कि क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है। छोड़ के आओगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा और कोई भी मार्क आपको नहीं मिलेगा। अगर अटेम्प्ट करके आओगे, अगर गलत हो गया तो नंबर नहीं मिलेगा, सही हो गया तो भाई साहब 2 नंबर आपके भाई साहब बड़ी ही रेंज में आपको ला देंगे और आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचा देंगे। 2 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, बच्चे यहाँ पे पॉइंट से 0.1 0.2 से मार खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से अच्छे से छानबीन करके क्वेश्चन को रीड आउट ढंग से करना। आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो, जल्दबाजी में आंसर गलत लगा के आ जाते हो। ठीक है भाई, तो ये था आज आपका मॉक टेस्ट और कल आपका पेपर है। तो मैं सभी को बोलूँगा ऑल द बेस्ट, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। पेपर अच्छे से करके आइएगा, दिमाग ठंडा करके जाइएगा। अभी ये मॉक टेस्ट देखने के बाद हाँ आधा पौना घंटा रिवाइज कर लो, उसके बाद आराम से बुक्स बंद करके आराम से रिलैक्स करो, दिमाग को थोड़ी रेस्ट दो, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है भाई। ठीक है, इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, अभी मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा। आप लोग आराम से पढ़िए, अपना रिविजन कीजिए। मिलूंगा आपसे भाई साहब फिर अगली क्लासेस में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। कल जाके अच्छे से पेपर करके आना, माँ बाप का नाम रोशन करके आना। ठीक है भाई साहब, और जिसका क्वालिफाई हो जाए रिजल्ट आने के बाद, अपने भाई को एक बार मैसेज करके ज़रूर बताना, मेरी भी छाती चौड़ी हो जाएगी अगर कोई मेरी वजह से सेलेक्ट हो जाता है। कोशिश मेरी यही रहेगी, जो भी मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, जो मेरी ऑफलाइन मेरे से पढ़े थे या फिर जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी यही दुआएं हैं, मेरी प्रेयर्स हैं आप सबके लिए कि भाई साहब आप लोग हो जाओ। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाकी मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।